हिमांक में अवनमन क्या होता है। मान लो हमने एक बाउल लिया, बाउल में पानी है, बाउल में पानी है, हमने इस बाउल को जाके फ्रिज में रखा। जैसे हम फ्रिज में रखेंगे तो क्या होगा, फ्रिज में रखने में तुरंत तो बर्फ नहीं जम जाएगी, थोड़ा समय लगेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे, पहले पानी ठंडा होगा धीमे धीमे। ठंडा होने के बाद जब बहुत ठंडा हो जाएगा कुछ समय बाद, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि अब यहाँ धीमे धीमे बर्फ़ की परत जमना चालू होगी। तो वही तुरंत हम टेम्परेचर नोट कर लेंगे कि कितने ठंडे टेम्परेचर पे यहाँ पर बर्फ़ जमना चालू हुई। तो वही टेम्परेचर, वही तापमान जिसमें पानी बर्फ़ में बनने लगे, पानी बस बर्फ़ में बननी चालू ही हो, यानी कि वो टेम्परेचर जिसमें द्रव ठोस में परिवर्तित होने चालू हो, वो क्या कहलाता है, वही टेम्परेचर हिमांक कहलाता है। जैसे अगर तुम जल का तापमान कहो तो जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फ़ में बदलना चालू होती है, तो जल का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हमने क्या करा कि पहले हमने जल को गर्म करा, जल को ठंडा किया, तो हमने देखा जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे बर्फ़ में चेंज हो गई, यानी कि जो जल का हिमांक था वो कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमने सेम बाउल लिया और सेम बाउल में हमने क्या करा, यहाँ पर पानी लिया और इस पानी में हमने आवासशील पदार्थ मिलाया। मान लो आवासशील पदार्थ में क्या मिला दिया हमने, मान लो चीनी मिला दी। तो चीनी या हमने आवासशील पदार्थ मिलाया तो क्या हुआ, ये जो विलयन था, विलयन बन गया। पहले इसी पानी का हमने जब हिमांक नोट करा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस पानी में जब हमने चीनी मिलाया और फिर चीनी मिलाने के बाद जब हमने इसका हिमांक देखा, यानी कि इसको जमाने की कोशिश करी, तब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं जमा, इसको और ठंडा करना पड़ा, -1 -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करा, यानी कि अब जो इसका हिमांक था वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी कि इसका हिमांक घट गया। तो यदि किसी विलायक में हमने आवासशील पदार्थ मिलाया तो उसका हिमांक घट गया, इसी को कहते हैं हिमांक में अवनमन। यदि किसी विलायक में हम आवासशील पदार्थ मिलाएं और मिलाने पे उसके हिमांक कम हो जाए, उसके हिमांक में हिमांक कम हो जाए, घट जाए, तो इसी को क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन। अच्छा, इसको कैसे निकालते हैं। अच्छा, अगर हम कहेंगे कितना हिमांक घटा, तुम कहोगे साफ साफ पहले 0 था, -2 हो गया तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड घटा। कैसे निकालते हैं, तो हम कहेंगे कि कैसे निकाला, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम इस -2 डिग्री सेंटीग्रेड को घटा दें तो हम कहेंगे +2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हम बता सकते हैं कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आई। कैसे करते थे, पहले वाले से बाद वाले के हिमांक को घटाते थे, तब हिमांक में अवनमन निकलता है। जबकि उसमें क्वथनांक में उन्नयन में बाद वाले से पहले वाले को घटाते थे, तब क्वथनांक में उन्नयन समझ में आता था। इसमें पहले वाले हिमांक से आवासशील पदार्थ मिलाने के बाद जो हिमांक आता है, पहले वाले हिमांक से बाद वाले हिमांक को घटाने पे समझ में आता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन हुआ। तो हम मान लेते हैं पहले, अब इसको मान लेते हैं पहले T0 और बाद में TS, ये मान लेते हैं। हमने माना पहले विलायक का जो हिमांक था, पहले जो विलायक का हिमांक था वो क्या था, T0, और बाद में आवासशील पदार्थ मिलाने के बाद पश्चात जो हिमांक था वो कितना था, TS। तो अगर हमको हिमांक में अवनमन निकालना हो, हिमांक में अवनमन को हम लोग डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। किससे, डेल्टा TF से। कैसे निकालना होगा, अगर हिमांक में अवनमन निकालना होगा तो हमने क्या बताया, T0 से TS घटाएंगे, पहले वाले से बाद वाले को घटाते थे। जबकि इसके पहले जो हमने बताया था क्वथनांक में, उसमें TS से T0 होता था, इसमें क्या होगा, T0 से TS। डेल्टा TF ध्यान रखना क्या होगा, T0 से TS। चलते हैं टॉपिक में। तो हमने क्या बताया, हिमांक में यदि किसी विलायक में कोई विलय मिलाने पर विलायक का हिमांक क्या हो जाए, कम हो जाए, तो यही प्रक्रिया हिमांक में अवनमन कहलाती है। जैसे जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है, किंतु यदि जल में नमक मिला दिया जाए तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसको डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा TF बराबर क्या होता है, T0 - TS। इसकी हमने चर्चा करी।
अब आता है मूलल अवनमन स्थिरांक। जैसे क्वथनांक में उन्नयन और मूलल उन्नयन स्थिरांक में केवल यूनिट का अंतर रहता था, ऐसे हिमांक में अवनमन और मूलल अवनमन स्थिरांक की डेफिनेशन सेम रहेगी। केवल अंतर ये रहेगा कि मूलल अवनमन स्थिरांक की जब हम डेफिनेशन करेंगे तो वहाँ पर हमको ये पता होगा कि विलायक कितना है और विलेय कितना है। जबकि हिमांक में अवनमन पढ़ा तो हमने बताया विलायक में केवल आवासशील पदार्थ मिलाया गया और हिमांक में कमी हो गई। ये नहीं बताने की कोशिश हम कर रहे कि विलायक कितना है विलेय कितना है। जबकि जब मूलल अवनमन स्थिरांक को बताएंगे तो ये बताएंगे कि विलायक कितना है, विलेय कितना है, और फिर पूरा प्रोसेस हम समझाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल, तो देखो साफ साफ बताया जा रहा है विलायक कितना 1000 ग्राम और विलेय कितना है 1 मोल। हम कह रहे हैं 1000 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घुलने पर उसके हिमाग में क्या जाता है, अवनमन। ये तो हमको पहले ही पता है कि अगर विलायक में आवासशील पदार्थ घुले तो उसके हिमाग में क्या जाता है, अवनमन आ जाता है। पर हमने यहाँ क्वांटिटी ले ली, हमने क्या बताया 1000 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घुलने पर उसके हिमाग में जो अवनमन आ जाता है उसे ही क्या कहते हैं, मूलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और इसको डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, सॉरी मूलल अवनमन स्थिरांक का इससे प्रदर्शित करते हैं केएफ से। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, केएफ से, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर एक फार्मूला भी तुम पढ़ लो, केएफ का फार्मूला, यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ लो। फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। सेम फार्मूला है, बस डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल। जैसे केएफ का डेल्टा टीबी का फार्मूला था डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ऐसे बिल्कुल सेम डेल्टा टीएफ का फार्मूला है और बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, बस केवल बी की जगह क्या कर दिया गया, एफ कर दिया गया, क्योंकि बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है और यहाँ एफ मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए एफ यूज कर दिया गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले में। ये मूलल अवनमन स्थिरांक का फार्मूला है। कह रहा मूलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात करो। हमको पता है क्या क्या दिया गया, 2.25 ग्राम ग्लूकोज है, 25 ग्राम जल है। सबसे पहले तो ये कम है तो ये क्या हो जाएगा, विलेय। ये ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, विलायक। ये हमारा हो जाएगा विलेय और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, विलायक। कह रहा हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। कितने की कमी आ रही, 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की, यानी कि हिमांक में जो कमी है, हिमांक में कमी, तो किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीएफ से। डेल्टा टीएफ हमें कितना दे रखा, 0.93। अच्छा, विलेय को स्मॉल डब्ल्यू से, स्मॉल डब्ल्यू कितना है, 2.25 है, ठीक है। और 25 ग्राम जल है, विलायक कितना है, कैपिटल डब्ल्यू कितना है, 25 है, ठीक है। इसके बाद हमको मूलल अवनमन स्थिरांक यानी कि केएफ की हमको पता लगाना है। तो वही फार्मूला डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, केएफ इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। डेल्टा टीएफ हमको दे रखा 0.93 बराबर केएफ जो है वो हमको फाइंड करना है, इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है, 2.25, कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, इस टू स्मॉल एम क्या है भैया बताओ जरा। स्मॉल एम है विलेय, विलेय क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का अणु भार यानी कि स्मॉल एम का मान साफ साफ दे रखा कितना है, 180। यहाँ से 0.93 इंटू 25, 180 को इधर ले जाओ, बाकी इसको नीचे ले आओ तो 1000 ये हो जाएगा, इंटू 2.25। और यहाँ से अगर हम केएफ की वैल्यू ज्ञात करें तो बताओ केएफ की वैल्यू कितनी आ रही है, केएफ की वैल्यू ज्ञात करके बताओ। ये आ जाएगा केएफ की जो वैल्यू है, जो केएफ की वैल्यू है वो आ जाएगी, अगर यहाँ से तुम फाइंड करोगे, यहाँ से केएफ की वैल्यू फाइंड करोगे तो आ जाएगा 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। केएफ की वैल्यू निकाल लेना, पक्षांतर करके ये निकाल लेना केएफ की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से केएफ की वैल्यू निकल गई, तो हमने ये वाला टॉपिक भी ख़त्म कर दिया। अब हम अगले टॉपिक में अपने आते हैं।
अगला जो टॉपिक है वह हेनरी का नियम हो गया। चलो हेनरी का नियम, चलो अगला है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है? आज का लास्ट टॉपिक है हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम, इसके बाद एक और टॉपिक बचा है, हेनरी का नियम देख लेते हैं, फिर फटाफट इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। हेनरी का नियम जैसे वैसे कई पेपर में पूछा नहीं गया है, इससे संबंधित एक आध न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दिया गया, तो इसलिए हम करवाए दे रहे बहुत, इसलिए हमने इसको बहुत छोटे तरीके से कराया है। एक बार देख लेते हैं हेनरी का नियम क्या कहता है। हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन गैस के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। क्या कह रहा है हेनरी का नियम? हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब तो हेनरी का नियम क्या कहता है? हेनरी का नियम कहता है कि किसी ताप पर गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन में गैस के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? चाई। ये इसका मतलब क्या भैया, ये समझाओ। इसका मतलब ये है कि किसी गैस का अगर हम दाब लें, मान लो अगर हम कहें कि किसी गैस का अगर हम दाब लें तो उस गैस का जितना दाब होगा, जिस उस गैस की वाष्प अवस्था में जितना उसका आंशिक दाब होगा, मोल प्रवाह के अनुक्रमानुपाती है। मतलब कहने का मतलब है किसी गैस का आंशिक दाब जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे उस गैस का मोल प्रवाह भी बढ़ेगा। मोल प्रवाह को हमने डिफाइन कर चुके हैं। मोल प्रवाह क्या है? मोल प्रवाह होता है किसी विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या ही क्या कहलाती है? मूल प्रवाह। तो इसका मतलब है किसी विलयन में जितने ज़्यादा विलेय होंगे वही उसका मूल उतना ही उसका ज़्यादा मूल प्रवाह होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी गैस में ज़्यादा से ज़्यादा दाब लगाएंगे तो उस गैस में मोल प्रवाह अपने आप बढ़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो हमने ये गैस है, इस गैस में हमने ज़्यादा दाब लगाया। ज़्यादा दाब लगाने से क्या होगा? ज़्यादा आंशिक दाब लगाने से क्या होगा? इसके मॉलिक्यूल से पास पास आएंगे, इसको दबाएंगे और मॉलिक्यूल से पास पास आएंगे तो इसका क्या बढ़ेगा? सांद्र बढ़ेगा। दाब लगाया, मॉलिक्यूल्स पास पास आए, सांद्र बढ़ा। सांद्र बढ़ने का मतलब क्या है? उतने स्थान पर अब विलेय अणुओं की संख्या ज़्यादा हो गई, और अगर पहले उतने स्थान पर विलेय अणुओं की संख्या कम थी, अब दाब लगाए तो उतने स्थान पे विलेय अणुओं की संख्या क्या हो गई? ज़्यादा। पहले इतने स्थान में विलेय अणुओं की संख्या थी, दाब लगाया तो अब वो समिट गए, विलेय अणु सब समिट गया तो विलेय अणुओं की संख्या ज़्यादा हो गई। तो पहले उतने स्थान पे विलेय अणुओं की संख्या कम थी, अब उतने स्थान पे विलेय अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि दाब लगाया। तो इसी को क्या कहते हैं? मूल प्रवाह। अगर उतने आयतन में विलेय अणुओं की संख्या ज़्यादा है तो मूल प्रवाह ज़्यादा है, कम है तो मूल प्रवाह कम है। और ये हुआ कैसे? आंशिक दाब लगाने से। तो जैसे हमने आंशिक दाब लगाया तो मूल प्रवाह बढ़ गया। यही हेनरी का नियम है कि किसी गैस का आंशिक दाब मूल प्रवाह के अनुपाती होता है, यानी कि जैसे हम आंशिक दाब बढ़ाते हैं मूल प्रवाह बढ़ जाता है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई। और जब प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो यहाँ पर एक टर्म आता है जिसे कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, इसको कहते हैं KH इंटू चाई। तो ध्यान रखना, इसको क्या कहेंगे? हेनरी कांस्टेंट कहेंगे। और यही इसका नियम है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। विलेयता जो है, ये जो विलेयता वो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती है। जैसे जैसे अगर हम दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे विलेयता भी बढ़ती है। ध्यान रखना, मान लो कोई विलयन है, अगर हम उसमें दाब बढ़ाएंगे, उसको दबाएंगे तो क्या होगा? उस विलेय की उसमें विलेयता भी बढ़ जाएगी। और हेनरी का नियम ने तुमको समझाया। तो ये था हमारा हेनरी का नियम। अब हेनरी के नियम से संबंधित एक सवाल कर लेते हैं कि हेनरी का नियम क्या होता है। तो देख लेते हैं। हमको पता है कि P बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, या डायरेक्ट P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है KH इंटू चाई होता है। ठीक है। P
अच्छा, एक ये विलयन दिया गया है, इस विलयन का आंशिक दाब कितना दिया गया बताओ जरा, 1 दिया गया है। यहाँ से अगर हम KH इंटू चाय अगर हम यहाँ से देखें कि जो चाय की वैल्यू है वो कितनी है, 6.56 इंटू 103। तो यहाँ से अगर हम KH ज्ञात करें तो KH हमारा कितना हो जाएगा बताओ ज़रा। तो अगर हम यहाँ से हम KH ज्ञात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6.56 इंटू 10 की पावर 3 नहीं 103 है, क्या हो जाएगा 103। पहले विलियन से 2 विलियन हमें दिए गए हैं, ध्यान रखना 2 विलियन हमारे पास दिए गए, 1 विलियन 2 विलियन हमारे पास दिए गए, ठीक है। पहला जो विलियन दिया गया है उस विलियन का हमें क्या क्या दिया गया है, चाय का मान दिया गया है और पी का मान दिया गया है, ठीक है। इस वाले विलियन से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, KH। इस वाले विलियन में पी का मान दिया गया है और किसका मान दिया गया है, इस वाले विलियन में पी का मान दिया गया और चाय का मान दिया गया है, KH नहीं दिया गया। तो पहले विलियन से हम KH ज्ञात कर लेंगे। और दूसरे वाले विलियन में क्या दिया गया है, दूसरे वाले विलियन में हमारे पास चाय का मान दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, चाय का मान दिया गया है ना, और पी का मान पूछ रहा है। दूसरे वाला ये जो दूसरा विलियन है, ये जो दूसरा विलियन है 5 × 10 की पावर -2, ये वाला विलियन है। इस वाले विलियन के लिए ये जो दिख रहा है ये किसका मान है, चाय का मान। इस वाले विलियन में चाय का मान दिया गया है ये, और इसी वाले विलियन जिसमें चाय का मान दिया गया इसके लिए पी का मान पूछ रहा है। पर इस वाले विलियन के अगर पी का मान पूछ रहा है तो पी बराबर KH इंटू चाय होता है। तो अगर हम किसी तरीके इस विलियन के लिए KH और ज्ञात कर लें तो फिर पी ज्ञात कर सकते, चाय दिया गया है KH ज्ञात कर लें तो पी बराबर KH इंटू X लगा के इस विलियन के लिए पी ज्ञात कर लेंगे। पर इस विलियन के लिए KH दिया नहीं गया है तो KH कैसे ज्ञात करेंगे, इस वाले विलियन का यूज करके हम KH ज्ञात करेंगे। फिर वही यहाँ KH यहाँ रख देंगे क्योंकि KH हर विलियन का समान होता है, वही KH यहाँ रख देंगे तो इस वाले विलियन के लिए चाय और KH दिया गया होगा, पी ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले इसीलिए हम पहला वाला विलियन ले रहे हैं, इस वाले विलियन के लिए हम KH ज्ञात करेंगे। तो इस वाले विलियन के लिए हमने फार्मूला लगाया और KH हमने ज्ञात कर लिया। और जैसे हमने इस वाले विलियन के लिए KH लगाया, अब दूसरे विलियन के लिए हम फार्मूला लगाएंगे जिस विलियन के लिए हमको पी ज्ञात करना है। पी बराबर क्या होता है, KH इंटू चाय। KH हमने ज्ञात कर लिया, KH उस विलियन के लिए दिया नहीं गया था पर हमने उस विलियन के लिए KH कैसे ज्ञात करा, इस विलियन का उपयोग करके इसका KH ज्ञात कर लिया, वही KH उस विलियन के लिए होगा। तो उस विलियन के लिए KH दिया नहीं गया पर हमने फाइंड कर लिया, क्या ज्ञात कर लिया 1/6.56 इंटू 103। अच्छा, चाय की वैल्यू दी गई है इस विलियन के लिए 5 × 10 की पावर -2। अब यहाँ से पी ज्ञात करके बताओ कितना आंसर इसका आएगा। तो ये तुम लोग याद कर लेना कैलकुलेशन में। अब अगले टर्म में हम चलते हैं, ये लास्ट टॉपिक आज का वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक देख लेते हैं। क्या होगा वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक कहलाता है, मान लो कोई विलियन है, ठीक है। उस विलियन में पहले हमने माना, उस विलियन में हमने माना पहले 100 मॉलिक्यूल्स। वैसे मॉलिक्यूल 100 में नहीं मानते, 1 मोल 2 मोल मान सकते। हमने मान लिया 1 मोल थे मॉलिक्यूल्स, कितने थे 1 मोल्स थे। जैसे हमने इसमें वियोजन करा, वियोजन कैसे करा, मान लो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी, जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी इसके मॉलिक्यूल्स टूट गए। जो 1 मॉलिक्यूल्स था वो 2 पार्ट में टूट गया। जैसे 2 पार्ट में टूट गया, कुछ मॉलिक्यूल्स जो इसके 1 थे वो 2 पार्ट में टूट गए। हमने कहा पहले मॉलिक्यूल्स 1 मोल थे, हमने माना 1.5 मोल हो गए मॉलिक्यूल्स। तो वियोजन के पहले 1 मोल मॉलिक्यूल्स थे, वियोजन के बाद कणों की संख्या दूसरी हो गई। तो इसी का जो रेशियो होता है वो वांट ऑफ गुणांक कहलाता है। यानी कि वियोजन के बाद कणों की संख्या इसको ऊपर रखेंगे और वियोजन से पूर्व कणों की संख्या
के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वॉन ऑफ गुणांक। वियोजन के बाद कणों की संख्या को ऊपर, वियोजन के पहले कणों की संख्या को नीचे, और इसी का जो अनुपात है वियोजन के बाद कणों की संख्या, वियोजन के पूर्व कणों की संख्या जो अनुपात है, ये वॉन ऑफ गुणांक कहलाता है। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलो देखो, गैस की द्रव्य विलेयता की व्याख्या, एक टॉपिक बीच में छूट गया था, इसको देख लो फटाफट 2 मिनट में। गैस की द्रव्य विलेयता क्या होती है? जाहिर सी बात हमको ये समझना है कि गैस की द्रव्य एक्चुअली विलेयता क्या होती है। तो गैस का द्रव्य में घुलना ही गैस की विलेयता कहलाती है। दूसरी बात, जो गैस की प्रकृति है और जो विलेय की प्रकृति है वो दाब ताप आदि पर निर्भर करती है। यानी कि जब गैस किसी द्रव्य में घुलती है, तुमने देखा होगा गैस द्रव्य में कब घुलती है, ठंडियों के दिनों में तुमने देखा होगा कि जो हमारे आसपास वायु होती है वो ठंडी ठंडी होती है। क्यों ठंडी होती है? जबकि गर्मियों के दिन में वायु गर्म होती। ठंडी इसलिए होती सर्दियों के दिन में क्योंकि ठंडियों के दिन में वायु में यानी कि हवा में, उस वायु में द्रव घुला रहता है, इसलिए वो वायु ठंडी होती है। तो इसी को कहते हैं, अगर किसी वायु में द्रव घुला हो तो उसे कहते हैं गैस में द्रव घुला हुआ है। तो इसी को समझ रहे हैं। गैस अच्छा, गैस द्रव में कैसे घुली रहती है? तो ये निर्भर किस किस बात पर करती है? गैस की जो द्रव में विलेयता है वो दाब पे निर्भर करती है। अगर हम दाब ज़्यादा लगाएंगे तो जो गैस है वो द्रव में ज़्यादा घुल जाएगी अच्छे से, द्रव और गैस का आपस में विलय अच्छे से होगा। अगर ताप ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है गैस और द्रव क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। गर्मियों के दिनों में ताप अलग अलग होता है तो तुम देखोगे जो अगल बगल की वायु है उसमें द्रव नहीं घुला रहता, सूखी सूखी वायु होती। क्यों? ताप बढ़ने से गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वो खत्म हो जाती है, द्रव अलग हो जाता है और वायु क्या हो जाती है, अलग। तो जो गैस की द्रव में विलेयता वो दाब पर निर्भर करती है। दाब लगाएंगे तो विलेयता बढ़ती है, पर ताप ज़्यादा लगाएंगे तो विलेयता कम हो जाती है। गैस की द्रव में विलेयता अवशोषण गुणांक के रूप में भी व्यक्त की जाती है और इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, गैस की जो द्रव में विलेयता है इसे एक टर्म से प्रदर्शित करते हैं, उस टर्म का नाम है अवशोषण गुणांक। यानी कि गैस की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो गैस की द्रव में हमने विलेयता को तुमको समझाया और साथ में हमने तुमको अवशोषण गुणांक को भी समझाया कि अवशोषण गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। एक बार अवशोषण गुणांक की डेफिनेशन देख लो। हमने क्या किया, गैस का एसटीपी पर वो आयतन जो द्रव के इकाई आयतन में आंशिक वायुमंडलीय दाब पर घुला हो, अवशोषण गुणांक कहलाता है और इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने बताया अवशोषण गुणांक क्या है। अगर किसी क्या कह रहे हैं, गैस का एसटीपी मतलब किसी गैस के आयतन में द्रव का वो आयतन जो घुला हो वही क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। समझ में आया? तो ये अवशोषण गुणांक की परिभाषा हो गई। यहाँ से लगभग हमने चैप्टर पूरा करा दिया है। हमने हर एक चैप्टर को लिया था, हर एक चैप्टर को लेने के बाद उसके हमने हर एक टॉपिक को लेने के बाद उसके हर सबके सवाल कराएं। अब जो अगला लेक्चर होगा वो होगा कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन चैप्टर के एनसीईआरटी में आने वाले न्यूमेरिकल्स तथा साथ ही लास्ट के 10 ईयर प्रीवियस ईयर के इसके न्यूमेरिकल। आज के लिए ये लेक्चर था, इस सप्ताह के लिए ही राधे राधे, धन्यवाद।